लाभदायक खेती करके हर साल लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप 50 या 100 किलो इधर हर 4 रोज बाद 3 रोज बाद इसका पैक करके आप भेज दो। जो भी स्टिक यानी नीचे वाला हिस्सा जो गाढ़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, वो कुछ कंपनियों को बड़ी मात्रा में चाहिए होता है। तो लगभग 1 एकड़ में 600 किलो तक फ्लेक निकलता है, तो भी हमें लगभग 6 लाख रुपए तक का प्रॉफिट 1 साल में मिल जाता है। पत्तियां हम बेचते हैं, उसको उतना ज़्यादा मार्केट नहीं रहता है, अच्छा फायदा मिलेगा, ये अच्छा बढ़ने वाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। फ्रीडम ऐप के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां पर आज मैं आपको बताने वाली हूं लेमन ग्रास की खेती के बारे में। इस वीडियो के पहले पार्ट में आपने देखा कि लेमन ग्रास की खेती क्यों करनी चाहिए, लेमन ग्रास की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। साथ साथ आपने ये भी देखा कि लेमन ग्रास को उगाने के लिए तापमान कैसा चाहिए, कैसे लेमन ग्रास को उगाते हैं, वो सारी जानकारी हमने ली पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक यहाँ पर ऊपर हम शेयर कर रहे हैं, पहले उस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन अगर आप इस वीडियो में बने रहना चाहते हैं तो जान लीजिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेमन ग्रास की प्लांटिंग के बाद लेमन ग्रास को खाद किस तरह की देनी चाहिए, क्या क्या रोग हैं जो लेमन ग्रास को यानी कि नींबू घास को लग सकते हैं, कैसे उन रोगों की रोकथाम करें, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेमन ग्रास के बनाकर कैसे बेचें और कितना मुनाफा आप लेमन ग्रास की खेती से पा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पर आई हूँ महाराष्ट्र में सतारा में, जहाँ पर गांव पाडली में ऋषिकेश जयसिंह धाने जी उगाते हैं लेमन ग्रास और प्रॉफिटेबली इसकी खेती कर रहे हैं। ऋषिकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीडम ऐप के इस YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमें इतनी सारी जानकारी दे रहे हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल मेरा यही है, लेमन ग्रास हमने उगा ली, अब उगाने के बाद कैसे इसकी देख रेख करते हैं? तो मैंने जैसे कि बताया कि हमने इसको लगा दिया, प्लांट किया, लेकिन जब कोई भी चीज़ हम करते हैं शुरू जी, तो उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। अगर प्लांट करते हैं तो उसको अच्छे से आने के लिए हमें ये बहुत सारी कोशिश करनी है कि जब तक उसके स्प्राउट नहीं निकले तब तक हमें उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, तब तक उसको अच्छे से पानी देना है। तब तक हमें जब हम देखते हैं कि उसको प्लांट किया है तो लगभग 4 या 5 दिन में ही उसके स्प्राउट आने शुरू हो जाते हैं। बहुत बार ये होता है कि अगर हमने प्लांट कर दिया और वो सूख जाता है पौधा, जो सूख जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर से सूख जाता है तो उसको रिकट मारना ज़रूरी है, यानी और थोड़ी सिकेटर से, हमने जो दिखाया उसमें सिकेटर से और थोड़ा नीचे कट करना है उसको, तब जाके वो बाद में और अच्छे से स्प्राउट वहाँ से निकलेंगे। अगर हम 1 एकड़ में प्लांटेशन करते हैं तो कोई 20-30 जगह या फिर 100-200 जगह हमें ऐसे दिखेगा कि वो सूखने लगा है ऊपर से और वहाँ से हरे पत्ते नहीं निकल आए हैं, तो तब हमें उसको थोड़ा सा रिकट मारना ज़रूरी है। पानी मॉइस्चर एकदम नमी बनाए रखनी है, तभी वो अच्छे से बढ़ेगा और अच्छे से आएगा। सेकंड पार्ट रहेगा कि हम उसको फर्टिलाइज़र देने वाले हैं जी। तो क्या होता है, जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो बहुत सारा ऑर्गेनिक खाद वहाँ पे हमें देना ज़रूरी है। जैसे कि मैं खुद एक खाद बनाता हूँ जिसमें कि मशरूम वेस्ट रहता है, पोल्ट्री मैन्योर रहता है, सिंपला पाउडर रहता है, जो भी काउ डंक वेस्ट रहता है, या फिर अच्छे क्वालिटी के गोबर रहते हैं। कुछ बैक्टीरियल कल्चर उसमें ऐड किए जाते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, पीएसबी है, ट्राइकोडर्मा, ये सब चीज़ों का एक अनोखा मिश्रण, जिसमें फिश मिल भी रहता है या फिर मछलियों का जिसको वेस्ट बोल सकते हैं, वो भी चीज़ें हम उसमें डालते हैं। तो ये सब जो ऑर्गेनिक रिच मैन्योर है वो हम जब प्लांट करते हैं उसके पूर्व भी डालना ज़रूरी है। जब उसको लगाएंगे तब भी उसको वहाँ पे रिंग मार के उसके जो भी रूट्स है उसकी कक्षा में वहाँ उसको डालना ज़रूरी है। और बात रहती है रासायनिक खाद की, अगर हम उसको थोड़ा मात्रा में शुरुआत में देते हैं तो एकदम वो क्विक अच्छे से बढ़ेगा। उसमें हम ले सकते हैं DAP यानी डायमोनियम फॉस्फेट, जो DAP फर्टिलाइज़र है, रासायनिक खाद है, उसमें थोड़ा यूरिया मिलाकर भी हम उसको साइड में रिंग मार के वहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी 1 एकड़ में अगर हमें ये सब करना है तो लगभग 2 बोरियाँ यानी 100 किलो तक DAP और 1 बैग यूरिया यानी नाइट्रोजन ये दे सकते हैं। ज़रूरी है तभी रासायनिक खादों का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ऑर्गेनिक अवेलेबल है तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल के ही इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो यदि एक घास की तौर पे आता है तो उसमें कुछ ज़्यादा एनर्जी हमें लगानी नहीं है, मैक्सिमम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालें और उसी का प्रयोग करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। जी, तो आपने अभी बात करी कि जैसे हम खाद डालेंगे उपज जो है ज़्यादा आएगी, लेकिन एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा किसी भी पौधे को इफ़ेक्ट करती है, जो हैं रोग यानी कि डिजीज़ेज़ या फिर हैं पेस्ट।
तो आप बताइए कि कौन से रोग या पेस्ट इसे लग सकते हैं, और कुछ हमें आप उदाहरण दे दें और कैसे जो है उनकी रोकथाम करें। अभी तो बहुत साल से मैं खेती कर रहा हूँ, तो मुझे अभी तक कोई कीड़ का अटैक इस प्लांट पे नहीं मिला। कीड़ ये होती है कि इसके पत्ते खाएगा या फिर यहाँ से रस शोषण करेगी या फिर कोई और तरीके से नुकसान करेगी, लेकिन अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो कोई कीटनाशक स्प्रे करने की कभी आज तक तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी जी। और हम अगर करेंगे भी तो ये बहुत हार्मफुल होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे आहार में जाएगा या पर उसके कोई रेसिड्यू अगर रहेंगे तो एक्सपोर्ट में परेशानी हो सकती है। तो इस पे कोई कीड़ वैसे तो आएगी नहीं, अगर आती है कहीं पे तो भी इस पे दशपर्णी या फिश ऑयल, नीम ऑयल जैसे जो भी है सोल्यूबल करके हम स्प्रे कर सकते हैं दवाइयाँ डाल के। इसमें डिसीज़ के बारे में, रोगों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक ब्लाइट आता है इस पे, तो भी लेड ब्लाइट बोल सकते हैं उसको। तो लेड ब्लाइट में ये भी पौधे हैं वो सूख जाते हैं, उसके अलग से सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। लेड ब्लाइट के आने से जो भी पत्तियां हैं वो एकदम ब्लैक हो जाती हैं, तो उस पर हमें ब्लाइट के लिए हमें स्प्रे करना ज़रूरी है कोई फफूंदनाशक का। लेकिन अगर हम पहले तो हम जो भी गार्लिक ऑयल है या फिर सरसों का ऑयल है वो सोल्यूबल करके अगर हम स्प्रे करते हैं तो एकदम ये अच्छा फंजीसाइड का काम करता है। अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट को ये आने नहीं देता और एकदम अच्छे से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। और जब जो भी हम न्यूट्रिशन देते हैं वो अगर संतुलित मात्रा में है, पानी सही मात्रा में है, तो इस प्लांट को कोई रोग या कीड़ लगने का कोई खतरा नहीं रहेगा। जब तक हम उसको न्यूट्रिशनल इनबैलेंस नहीं होने देंगे तब तक यहाँ हमें अच्छा ही उत्पादन देने वाला है। तो हमने यहाँ पे समझ लिया है कि रोग जो हैं वो किस तरह के होते हैं, कैसे उनकी रोकथाम की जाए। अब जो अगली चीज़ आती है वो है हार्वेस्टिंग, जो आपने हमें दिखाई कि किस तरह से करते हैं। लेकिन एक दो इम्पॉर्टेंट सवाल। सबसे पहला तो जब हम प्लांटिंग कर रहे थे कितना डिस्टेंस होना चाहिए? अभी तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक 4 फीट का बेड है जी। हम किस पर्पस से उसको लगाते हैं इसके ऊपर उसका अपना प्लांटेशन या स्पेस मायने रखता है। तो हम अगर इसको खाली लीव्स काटने के लिए लगाते हैं तो हम 4 फुट के बेड पर 1 फुट की दूरी पर इसको लगा सकते हैं। और अगर हम इसका स्टिक निकालने वाले हैं, जो बोलते हैं तना जिसको बोल सकते हैं, अगर हम उसका स्टिक निकालने वाले हैं तो इन दो जो भी प्लांट है उसमें अंतर बढ़ाना चाहिए। अगर हम उसको ग्रास के लिए खाली पत्ते काटने के लिए लगाते हैं तो मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ, और अगर हम इसको ग्रास काटने के लिए ही लगाते हैं तो उसको नज़दीक लगा सकते हैं, क्योंकि हम उसको जल्द काटने वाले हैं। तो 1 फीट की दूरी के पर भी हम इसको लगा सकते हैं। और हम अगर इसकी स्टिक के बारे में बात करते हैं तो ये दोनों में लगभग 3 फीट का अंतर भी हम रख सकते हैं। तो लगभग 1 एकड़ में कितने पौधे लगा सकते हैं? तो लगभग 1 एकड़ में हम 10 या 12 हज़ार पौधे लगा सकते हैं जी। अगर कहीं पर छोटा है प्लांट तो वहाँ पे 2 लगाएंगे, कहीं पर सिंगल भी लगा सकते हैं। स्पेसिंग के हिसाब से वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए अब डायरेक्टली बात करते हैं वैल्यू एडिशन की। लेमन ग्रास के क्या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और आप कौन से बनाते हैं? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तो बहुत सारे बनते हैं। अभी ये तो वैरायटी रही हमारी पत्ते बेचने के लिए या फिर स्टिक बेचने के लिए जी। कुछ वैरायटीज ऐसी है जिससे ऑयल निकल आता है, तो उस वैरायटियों से एक्सट्रैक्शन प्लांट बना के ऑयल निकाल सकते हैं। और कुछ वैरायटीज जो है जहाँ पे हम स्टिक बेचते हैं उसका, तो मैंने स्टिक जो भी कैसे निकलता है वो भी हमने दिखाया। दूसरी बात, इसके पत्ते काट कर चॉपिंग करके इसका हम जो फ्लेक बनाते हैं तो वो फ्लेक भी एकदम बहुत सारी कंपनियों को जाता है। ग्रीन टी कंपनियां हैं, हर्बल टी कंपनियां हैं, कुछ चाय बनाने वाली कंपनियां हैं, इनको इसके फ्लेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ये मैं तो फ़िलहाल ये फ्लेक बना रहा हूँ इसके, वो बेच रहा हूँ बड़ी मात्रा में। दूसरा इसका स्टिक भी बेच रहा हूँ, यानी तना भी बेच रहा हूँ। अभी ऑयल वाली वैरायटियाँ हमारे पास नहीं है। ऑयल के लिए कुछ अलग यूनिट रहते हैं और वैरायटियाँ भी कुछ अलग रहती हैं जी। तो अब सीधा बात करेंगे प्रॉफिट की। पहले बताइए कितनी ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर बस ये बता दीजिए कि कितने तक कोई कमा सकता है। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो यकीनन हमें ये सोचना चाहिए कि हम उसमें कितना खर्चा कर रहे हैं। तो अगर माइक्रो स्प्रिंकलर, जमीन भूमि तैयार करना, ये प्लांट करना या फिर खरपतवार निकालना, उसमें दिए हुए फर्टिलाइजर, ये सब जोड़ के हम लगभग 1 लाख तक खर्चा हमें आता है जी। अभी हम इसके फ्लेक के बारे में बात करेंगे। अगर हम इसका फ्लेक्स बेचते हैं लगभग
300 रुपए किलो में, तो इसके 5 हार्वेस्टिंग होते हैं, 5 बार साल में कम से कम हम काट सकते हैं इसको। ज़्यादा भी हो जाएगा अगर आप अच्छे से उसको डेवलप कर रहे हो, अच्छे से खाद दे रहे हो। तो हम बात करेंगे 5 कटाई की 1 एकड़ की, तो लगभग 700 किलो तक हमें ये ड्राई मिल जाएगा 1 एकड़ में, एक समय में। तो अगर 700 किलो हम 300 रुपए से बेचते हैं, तो लगभग एक कटाई के 2,10,000 रुपए हो जाते हैं। तो 5 कटिंग के होते हैं 10,50,000। अगर हम इसको 300 रुपए से बेचते हैं तो 1 एकड़ में 10,50,000 रुपए का फ्लेक हम लोग बेच सकते हैं। ये हो गई फ्लेक की बात। अब हम बात करेंगे स्टिक की जी। तो दर्शकों, अगर हम 8 टन की बात करते हैं, 8 टन अगर हमारा स्टिक निकलेगा यानी तना निकलेगा और वो 100 रुपए से जाएगा, अगर हम बेच सकते हैं उसको, तो लगभग 8 लाख रुपए तो निश्चित होने वाले हैं। तो बहुत ही प्रॉफिटेबल ये क्रॉप है। तो जैसा कि आपने बताया कि कितने सारे पैसे हम इससे कमा सकते हैं, ये कितनी ज़्यादा जो है इजी है उगाने में, और ज़्यादातर इसको कोई पेस्ट भी नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि सभी किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए इसे उगाने की। एक बस मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी यहाँ पे, इसको किसके साथ इंटरक्रॉप कर सकते हैं, किस चीज़ के साथ लेमन ग्रास को उगा सकते हैं? अभी लेमन ग्रास को तो हर फल बागानों में हम कर सकते हैं, या आप अगर पॉसिबल है तो इसको बांध पर भी लगा सकते हैं। अगर आपके खेत में बहुत बड़े बांध हैं तो बांध पर भी हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन उसको वहाँ पर उसने अच्छी मशागत करनी ज़रूरी है। वहाँ पर समय समय पर उसको पानी देना ज़रूरी है, फर्टिगेशन करना ज़रूरी है। अगर कोई आंवले का बगीचा है आपके पास, कोई अमरूद का बगीचा है, तो वहाँ पर भी हम इसके लाइन लगा सकते हैं। बहुत सारे जो भी बड़े पेड़ बनने वाले हैं, होने वाले हैं, उसमें हम इंटरक्रॉप इसका कर सकते हैं। शुरुआती समय में इसमें भी हम इंटरक्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि हमने लगा दिया तो इसमें जो भी छोटा बढ़ने वाला, जैसे कि बीट रहेगा, बीटरूट रहेगा, या फिर कैबेज रहेगा, तो ये 2-3 महीने में निकलने वाले क्रॉप्स हम शुरुआती समय में इसमें लगा सकते हैं। सोयाबीन अगर हम स्पेस पे लगा सकते हैं, वो भी आ सकता है। बीन्स, फ्रेंच बीन्स भी हम इसमें स्टार्ट में जब हम इसको प्लांट करते हैं वो लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम इसका सकर्स लगाते हैं तो वे बढ़ने में लगभग 2-3 महीने जाते हैं। तब तक जो भी दूसरा कोई क्रॉप है वो निकल जाएगा और हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट वहीं से मिलने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश जी, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी लेमन ग्रास के बारे में। दर्शकों, ये था हमारा वीडियो जहां हमने आपको लेमन ग्रास के बारे में सारी की सारी जानकारी दी। इस वीडियो का पहला भाग अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में हम उस भाग का लिंक दे देंगे, उसे क्लिक कर लीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं प्रॉफिटेबल खेती तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। जी हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेमन ग्रास की खेती का कोर्स भी आप देख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखें, आप जितना ज्ञान यहाँ से ले रहे हैं उससे बहुत सारा ज्यादा ज्ञान मौजूद है हमारे फ्रीडम ऐप पे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ। मिट्टी ये इसको ज़्यादा मायने नहीं रखती है। वैसे तो घास के किस्म में आता है तो हर जगह ये अच्छा ही बढ़ने वाला है। हार्वेस्ट 1-2-3 हार्वेस्ट उसके करेंगे, कटिंग करें, तो बाद में वो उतना अच्छा नहीं बढ़ सकता है। अब भारत भर में ये अच्छे से बढ़ सकता है। अलग अलग वैरायटी इसकी है, हमने उसके बारे में भी बात की। नेचुरली है, जब माइक्रो स्प्रिंकलर हम शुरू करते हैं तो वहाँ का तापमान कम हो जाता है और वो पौधों के लिए बहुत ही उपकारक हो जाता है।